नमस्कार एंड वेलकम टू माय उपचार्स चैनल एंड अंतारास चैनल। तो आज का हमारा जो लाइव सेशन है ये अंतारा और माय उपचार दोनों द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। एंड वेलकम टू माय आज अंतारा, जैसे आप जानते ही होंगे, एक होलिस्टिक प्लेटफॉर्म है सीनियर्स के लिए। यहाँ पे रेजिडेंसी से लेके होम केयर तक सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है सीनियर्स के लिए। और माय उपचार एक डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टेली कंसल्टेशन से लेके होम हेल्थ इंश्योरेंस तक आपको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। और आज हमारे साथ अंतारा से डॉक्टर शिल्पी कुलश्रेष्ठ हैं। ये फिजिशियन हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं और अंतारा देहरादून की हेड ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज हैं। वेलकम डॉक्टर शिल्पी कुलश्रेष्ठ। इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सो आज हम डॉक्टर कुलश्रेष्ठ से बात करेंगे कि कोविड वैक्सीन के बारे में, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनको कोई गंभीर बीमारी है, कोई लॉन्ग टर्म क्रॉनिक बीमारी है। क्या उनके लिए वैक्सीन सही है, उन्हें लेनी चाहिए, क्या उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सो शुरू करते हैं। ये सारे सवाल आप ही के द्वारा भेजे गए हैं, तो हमने सोचा कि एक एक्सपर्ट से बात की जाए और आप तक एकदम सही जानकारी पहुंचाई जाए। सो डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, सबसे पहले ये बताइए कि वैक्सीनेशन करवाना इतना जरूरी क्यों है? जी देखिए, वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हम जैसे कि देख रहे हैं, पहले फर्स्ट वेव कोविड की आई, सेकेंड वेव आई। पहले हमारे पास ट्रीटमेंट्स भी नहीं थे। अब ये हमारे पास एक ऑप्शन है वैक्सीन्स का, जो एक बहुत पावरफुल टूल है हमारे पास कोविड से लड़ने के लिए। और अगर हम देखें कि कोविड से क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या सीरियसनेस है, कितनी सीरियसनेस है इस इन्फेक्शन की, तो हम देखेंगे इसका जो मोर्टालिटी रेट है, डेथ रेट है जो हम कहते हैं, काफी हाई है। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस और बहुत ज्यादा हैं जो काफी समय तक भी चल सकते हैं। प्लस इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो जो वैक्सीन है वो हमारा एकमात्र टूल है जिससे हमारी फाइट होगी कोविड के अगेंस्ट। और अगर आप वैक्सीन से जिन लोगों को डर लगता है, मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। अगर हम कंसिडर करें और कंपेयर करें जो कोविड से हमारे साइड इफेक्ट्स होते हैं उनसे, तो वैक्सीन के द्वारा होने वाले सीरियस साइड इफेक्ट्स बिल्कुल ही कम है, बहुत ही कम है। इसलिए बहुत जरूरी है सब लोग अपना वैक्सीनेशन करवाएं और आगे जो हमारी फाइट है कोविड के अगेंस्ट, उसमें सब सहयोग दें हमारा। जी बिल्कुल। तो मेरे मेरे आसपास भी कुछ लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने से डर रहे थे। उन्हें लगा था कि वैक्सीन लगवाएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो अंत में मेरे को उनको यही बोलना पड़ा कि भाई तुम बीमारी से नहीं डर रहे हो, तुम दवा से डर रहे हो। सो आई थिंक फाइनली बात समझ आ गई और उन्होंने भी लगवाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी हमारी बात सुन रहे हैं वो भी ये जरूर मानेंगे कि वैक्सीन लगवाएंगे और खुद ही नहीं, अपने आसपास जो भी लोग हैं सबको लगवाएंगे। मैं अच्छा, एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ इसमें कि बिल्कुल कुछ लोगों को जो आपने बात बोली है, डर लगता है, वो डर इसलिए लगता है, उन्हें लगता है कि नई नई वैक्सीन है, कुछ हुआ नहीं है। लेकिन एक्चुअली इसके बहुत ट्रायल्स हो चुके हैं। जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है उनके लिए है कि ये सारे जो जिस तरह की जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ये अस्थमा की बीमारी होती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पल्मोनरी, किडनी डिजीज, तरह तरह की इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन, इन सब पे वैक्सीन का ट्रायल हो चुका है ऐसे लोगों के ऊपर और भिन्न भिन्न एज ग्रुप्स के लोगों के ऊपर जिनमें ये सेफ पाई गई हैं। सो जो लोग इतना एंजाइटी जिनको रहती है उनके लिए है ये मैसेज कि प्लीज डरे नहीं, आप आगे बढ़िए। ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड वैक्सीन हैं, इनको लगवाइए। बिल्कुल। सो अब इस पे बात करते हैं। आज कल ही मॉडर्ना की वैक्सीन भी अप्रूव हुई है इंडिया में। तो अब 4 वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना। और इनके एफिकेसी रेट्स, यानी इनकी जो इफेक्टिव कितने परसेंट केसेस में ये आपको इन्फेक्शन से बचाएगी, जो इसकी कॉमन इंटरप्रिटेशन है, उस पर काफी चर्चा रहती है। तो क्या इनके एफिकेसी रेट्स को आपस में कंपेयर करना सही है? देखिए, एफिकेसी रेट्स जो होते हैं, आप देखेंगे अगर ट्रायल्स, डिफरेंट ट्रायल्स में अलग अलग थोड़े से एफिकेसी रेट्स आते हैं। हाँ, मूल रूप से एक कॉमन एक एफिकेसी रेट रेंज जरूर बन जाती है कि हाँ इस रेंज में इनकी एफिकेसी है या इस रेंज में इन वैक्सीन की एफिकेसी है। लेकिन अगर आप आगे और ट्रायल्स भी होंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जितने ट्रायल्स हैं हम उन्हीं के बेसिस पे कह सकते हैं कि हाँ ये एफिकेसी रेट्स इतने हैं। बट
इस बात पे सोचना कि नहीं इसकी एफिकेसी 2% ज्यादा है या 5% ज्यादा है तो हम ये वैक्सीन का वेट करेंगे, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। जो भी वैक्सीन आपके यहाँ अवेलेबल है, आप प्लीज उसे ले लीजिए, उसमें डिले करने की जरूरत नहीं है एफिकेसी रेट्स के बेसिस पर। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत तरह से हम पे आजकल बम्बार्ड की जाती है, तो आई फील कि हमारे जो ऑडियंस है उनको जानना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है, आप सिर्फ WHO की वेबसाइट से लीजिए, ज्यादा जगह ना जाएं, जो नेशनल वेबसाइट है ICMR है वहां से लीजिए। बाकी आपको ज्यादा इधर उधर व्हाट्सएप और ये सारे जो सोशल मीडिया है वहां से आप जानकारी लेना थोड़ा सा कम करें। जी ठीक है। सो हमारा भी काफी काम यही रहता है कि एक्सपर्ट्स, आपके से एक्सपर्ट्स को लोगों तक पहुंचाया जाए और सही जानकारी तक पहुंचाई जाए। और आपकी बात से हम कम्प्लीटली सहमत हैं कि या तो WHO या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या ICMR कोई मेडिकल अथॉरिटी से ही आप ये जानकारी हासिल करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीजों पे ज्यादा ना जाए। सो डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, मान लीजिए हमने लोगों को कन्विंस कर लिया कि वो वैक्सीन लगवाएंगे, तो वैक्सीन लगवाने के, अगर किसी ने वैक्सीन लगवाई है तो क्या उसके बाद कोई सिम्टम्स होते हैं, कोई लक्षण होते हैं, और इनमें से किसी लक्षण के बारे में कुछ चिंता करने की जरूरत है कि ये हल्के मामूली ही होते हैं? जी, देखिए बहुत जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वाकई में वो मामूली सिम्टम्स होते हैं, बहुत हल्के फुल्के सिम्टम्स, जैसे कि आपकी इंजेक्शन साइट पे आपको दर्द होना या वहां पे कोई स्वेलिंग आ जाना या फिर रेडनेस आ जाना, ऐसे ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। बाकी आपको बॉडी में टायर्डनेस हो सकती है, बुखार जैसा सिम्टम हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं, उल्टी जैसा लगना, वॉमिटिंग, नोजिया, कभी कभी लूज मोशन भी हो जाते हैं। तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं और बहुत माइल्ड होते हैं और 1-2 दिन में आपके सेटल हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट शॉट से ज्यादा सेकंड शॉट में सिम्टम्स हो, थोड़े इंटेंस हो, लेकिन ये भी आपके बहुत माइल्ड होते हैं और सेटल हो जाते हैं अपने आप। इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, ये अपने सेल्फ लिमिटिंग सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी बहुत सीरियस सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन, और उस केस में आपका ऑब्वियसली आपको वो पता लग जाएगा अगर आप वहां पे वेट करेंगे, तो जैसे वो आपको हाफ एन आवर बोलते हैं वेट करने के लिए, तो आपको पता लग जाएगा एलर्जिक रिएक्शन एक सीरियस सिम्टम है। और जनरली उसके लिए कॉशन बरता जा सकता है, अगर हम प्रिकॉशन लें उसके पहले, वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें, अगर आपको कोई भी ऐसी हिस्ट्री है तो आपको वो नहीं होगा। बाकी जो सिम्टम्स हैं सीरियस वाले, काफी अफवाहें मैंने सुनी और काफी सारे ऐसे आते हैं सिम्टम्स कि भाई हमें कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स हमने सुना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो टू मच इन्फॉर्मेशन का नतीजा है। और एक ब्लड क्लॉटिंग का, तो मैं वो बताना चाहती हूँ कि ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही रेयरली मिली है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से, लेकिन अभी उसका कोई इतना उस पर स्टडी चल रही है, तो इतना उससे घबराए नहीं। और जो मिली भी है वो लाइक 10 in a million मिली है, तो इतना कुछ उसका वो नहीं है कि आप लोग सोचें इतना ज्यादा या परेशान हो इस बात को लेकर। जी थैंक यू। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, लोगों के इससे जुड़े सवाल आने शुरू हो गए हैं, तो मेरे सवालों के बीच में मैं ऑडियंस से क्वेश्चंस भी लेना चाहूंगा। सो 2 सवाल हैं, एक कुमारी जी का है और एक दीपक त्यागी जी का है। तो दीपक जी पूछ रहे हैं कि अगर हमें प्रेगनेंसी का डाउट है, या मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट है महिला, तो क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं? और सेकंड क्वेश्चन जो कुमारी जी का है, वो पूछ रही हैं कि मेरी मम्मी को अस्थमा है, तो क्या वो वैक्सीन ले सकती है? जी, देखिए प्रेगनेंसी में वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, तो प्रेगनेंसी में तो बहुत क्लियर कट है, अभी नहीं, आप अभी वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। और जो आपका दूसरा सवाल अस्थमा के लिए था, तो अस्थमा पे बहुत ट्रायल्स हो चुके हैं, आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आपका जो अस्थमा है वो अगर कंट्रोल में है, और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि आपका कंट्रोल में है या नहीं, तो आप एक बार डॉक्टर को जरूर अपने दिखाएं और उनसे क्लियरेंस ले लें, फिर उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। ठीक है। मैं एक सिमिलर क्वेश्चन प्रभात कुमार जी का है, वो कह रहे हैं उन्हें अर्टिकारिया है और ब्लड में इन्फेक्शन है, क्या वैक्सीन उनके लिए सही है लेना? ब्लड में इन्फेक्शन है, अगर देखिए इसमें 2 पार्ट्स हैं। अर्टिकेरिया जो है उनको वो किस चीज से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जनरल एलर्जिक रिएक्शंस अगर किसी ऐसे कंपोनेंट ऑफ द वैक्सीन से हुए हैं कभी पहले, तो जो कि हमारी ये जो करंट वैक्सीन है उसमें है, और वो आपको आराम से पता लग सकता है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इन वैक्सीन के। तो अगर उससे कोई एलर्जी है आपको, तो आप ये वैक्सीन ना लें। लेकिन अगर उसके अलावा आपको अर्टिकेरिया किसी और चीज से है, तो आप आराम से ले सकते हैं वैक्सीन, ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज आपने बोली ब्लड इन्फेक्शन। जो ब्लड इन्फेक्शन है आपका, वो अगर करंट इन्फेक्शन है, कंट्रोल नहीं हुआ है, तो अभी आप उसे पहले कंट्रोल करिए, और जब आपके फिजिशियन आपको क्लियरेंस दे देते हैं, तो उसके बाद ही आप वैक्सीन लीजिए। ठीक है। सो मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू अदर कंडीशंस। सो आई जी थिंक बहुत लोगों के सवाल हैं अपने अपने सिचुएशन को लेकर, और जी आई थिंक एक मैं कॉमन क्वेश्चंस मैं पिक कर रहा हूँ। तो जी प्रणय सिंह पूछ रहे हैं कि मान लीजिए मैंने अभी सेकंड डोज लगवाई है और उसके जी तुरंत बाद मतलब उनकी वाइफ कंसीव कर लेती है, तो जी। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर उन्होंने उनकी वाइफ ने लगवाया है। हाँ, उनकी वाइफ ने लगवाया है वैक्सीन, और जी सेकेंड डोज लगवाने के कुछ समय बाद ही वो कंसीव कर लेती हैं, तो क्या जी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है? जी। देखिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है, कंसीव कर लेती हैं, अब उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट रही होंगी या नहीं। लेकिन इसको अगर आपको बिल्कुल क्लियर कट वो चाहिए, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताइए, वो स्कैन्स करेंगे। इसके स्पेसिफिक स्कैन्स होते हैं, और उससे आपका पता लग जाएगा कि आपको कुछ भी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है बच्चों में, क्योंकि अभी देखिए प्रेगनेंसी में इतना टेस्टेड नहीं है, तो नहीं लेना होता है। अब ये प्रेगनेंसी उन्होंने कब डिस्कवर करी, कब वो आगे आई है, ये नहीं मालूम मुझे, कितने मंथ्स प्रेग्नेंट है उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो थोड़ा कहना मुश्किल है। बट आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार जरूर देखिए इस बारे में। जी ठीक है। सो इसी अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कोई कह रहा है कि मेरी बहुत सिवियर कंडीशन थी, मेरी मदर की बहुत सिवियर कंडीशन थी, उनकी मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं, इज जी। इट सेफ फॉर हर टू गेट वैक्सीनेटेड, शी हैज बीपी इश्यूज? बीपी इश्यूज। देखिए, बीपी इश्यूज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं वैक्सीनेशन में, लेकिन बीपी आपका कंट्रोल होना चाहिए, ये नंबर वन कंडीशन है। आपके जो ब्लड, जो आपके जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, उससे अगर बीपी आपका कंट्रोल्ड है, तो आप बस एक बार अपने फिजिशियन से क्लियरेंस ले लीजिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपका बीपी जो है, आप एक बार जब वैक्सीन कराने जा रहे हैं, घर से एक बार चेक करके निकलिएगा, वहां पे जाके वो लोग चेक करते ही हैं। प्लस जो वैक्सीन लग जाए उसके आधा घंटे बाद तक आप वहां पे वेट करिए, वो रिपीट बीपी चेक करेंगे, अगर सब ठीक रहता है तो आप आ सकते हैं आराम से। ओके। जी और ये बहुत कॉमन सवाल है, मेरा भी था आपके लिए। अगर किसी को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, तो एक हमारे जी। ऑडियंस में पूछ रहे हैं, इनके फादर को हार्ट अटैक हुआ था, ट्रीटमेंट हुआ उनका, और क्या अब उन्हें कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी। देखिए, हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाद इन्होंने सिर्फ हार्ट अटैक मेंशन किया है, उसके बाद एंजियोप्लास्टी हुई है या बाईपास हुआ है, वो उन्होंने मेंशन नहीं किया है। बट एक अगर ये एंजियोप्लास्टी हुई है रिसेंटली, या बाईपास सर्जरी भी हुई है उसके बाद, हार्ट अटैक के बाद, तो आप कुछ दिन के लिए वैक्सीन ना लगवाएं, और जब तक आपको कार्डियक क्लियरेंस नहीं मिल जाता कार्डियोलॉजिस्ट से, तब तक आप इसे डिले कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्टेबल कार्डियक कंडीशंस हैं, उनमें आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से क्लियरेंस लेकर वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी चलिए थोड़ा अंतारा से जुड़ा हुआ सवाल पूछते हैं। अगर सीनियर्स, मान लीजिए कोई हेल्थ कंडीशन सच नहीं है, तो जी। कोई स्पेसिफिक उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए क्या, वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद? देखिए, सीनियर्स एज सच बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं हर चीज के लिए, और उनके साथ अगर उन्हें कोई कंडीशन नहीं है, जैसे आपने कहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लीजिए, और अगर आप सही तरह से वैक्सीन लगवाएंगे, जैसे कि हम कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं अपने सीनियर्स को, अगर आप चाहें तो मैं अब यहाँ भी बता सकती हूँ कि बेसिकली आप वैक्सीन लेने से पहले पूरा रेस्ट करिए, एक दिन आराम से जाइए, खा पी के जाइए, खाली पेट मत जाइए, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखिए, पानी वानी अच्छे से पीजिए, और फिर आप वैक्सीन लगवाने जाइए। वहां पे जो भी प्रोटोकॉल है उसे अच्छे से फॉलो करिए, और हाफ एन आवर वेट करने के बाद, लाइक आई ऑलरेडी मेंशन, आप फिर वापस आए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ऑफ कोर्स अगर बैकग्राउंड मेडिकल कंडीशंस हैं तो हम ये एडवाइस करेंगे कि आप अपने फिजिशियन को देखें एक बार और उनसे क्लियरेंस लें। ठीक है, सो अब एक क्वेश्चन डायबिटिक्स के बारे में, एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन। तो अगर किसी को सिवियर डायबिटीज है, क्या उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए? अगर वो इंसुलिन पे हैं तो क्या उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी, देखिए डायबिटीज पे भी बहुत ट्रायल्स हो चुके हैं, डायबिटिक पेशेंट्स पर भी, और वैक्सीन को सेफ माना गया है। लेकिन इसमें 2-3-4 बातों का इनफैक्ट ख्याल रखना है आपको। पहली चीज कि आप अपना जो मेडिसिन ले रहे हैं वो आप रेगुलर ले रहे हैं या नहीं। तब नंबर 2, क्या आपका शुगर लेवल कंट्रोल्ड है या नहीं, क्योंकि अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल्ड है तो ही आप वैक्सीन लगवाने जाएं। अगर अभी आपका शुगर अनकंट्रोलेबल है तो बेटर रहेगा कि आप अभी वैक्सीन को डिले करिए और अपने जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनसे बात करके एक बार अपना शुगर लेवल कंट्रोल में लाइए, उसके बाद ही आप वैक्सीन लगवाने जाएं। ठीक है, सो मैम कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मैं उनका एक बार ऑडियंस को रिमाइंड कर देता हूँ, आप ऑलरेडी आंसर कर चुकी हैं। सो मोहम्मद शाहरुख जी पूछ रहे हैं कि क्या आप प्रेगनेंसी के टाइम वैक्सीन ले सकते हैं? सो मैम ने ऑलरेडी बताया है कि उसमें क्लियरली बताया गया है कि अभी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वैक्सीन अप्रूव नहीं है, तो आप वैक्सीन अभी वेट करें, और अगर कुछ उस पर अथॉरिटीज से इंडिकेशन चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन जो हम पहले आंसर कर चुके हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड में से कौन सी बेटर है? जैसा कि डॉक्टर कुलशेष ने बताया, सारी वैक्सीन अच्छी हैं, जो आपको जल्द से जल्द मिल सके आप उसे लगवाएं। ठीक है मैम, एक सीरियस क्वेश्चन, अगर कैंसर पेशेंट्स कीमोथेरेपी पे हैं तो क्या उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी, देखिए कैंसर पेशेंट अगर कीमोथेरेपी पे हैं तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। कैंसर पेशेंट्स वैसे भी थोड़े इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। उस केस में थोड़ा सा आपको वैक्सीन में डिले करना चाहिए। आप एक बार अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से भी बात कर लीजिए। अगर वही आपको रिकमेंड करेंगे जब आपकी जो है जब आपकी इम्यूनोलॉजी, जो आपके अंदर का इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद वो आपको रेकमेंड करेंगे, तब आप वैक्सीन लगवाइए। तो इसमें बेसिकली अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें, उनसे बात करें कि क्या वैक्सीन के लिए रेडी हैं कि नहीं, राइट? जी, अच्छा, तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर को लेके भी सवाल आ रहे हैं कि अगर मेरा ब्लड प्रेशर हाई है तो इसमें डॉक्टर ने ऑलरेडी बताया कि ब्लड प्रेशर को आप पहले कंट्रोल करें और फिर ही वैक्सीन लगवाने जाएं। सो मैम ये बताइए, क्या अगर मेरे को अपने नॉर्मल हेल्थ केयर के रूटीन में कुछ ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तो क्या मैं वैक्सीन से पहले या कुछ समय बाद अपने नॉर्मल टेस्ट करवाता रह सकता हूँ, कि मुझे कुछ टाइम वेट कर कुछ गैप देना चाहिए? जी, देखिए आप शायद रेगुलर ब्लड टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जी, रेगुलर ब्लड टेस्ट आप करवा सकते हैं, इसमें कोई वैक्सीन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले कराना चाहें पहले करा सकते हैं, बाद में आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि जो हम वैक्सीन लगवाते हैं उसके बाद आप थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप थोड़े इन्फेक्शन कैच करें शुरू के दिनों में। शुरू के दिनों में 1-2 हफ्ते तक आपको ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, और आपको घर में अगर करवाना है तो आप घर में आप केयर एट होम, जैसे हमारी टीम है अंतारा केयर एट होम, आप उनके थ्रू या किसी भी और जो होम केयर सैंपल कलेक्शन टीम्स हैं उनसे आप करवा सकते हैं सैंपलिंग। ऐसा कोई इश्यू नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप बाहर ना जाएं, थोड़ा सेफ्टी बरतें, स्पेशली पहले 2 वीक्स में। ठीक है। सो एक योगेश कुमार जी ने क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बट हम कैंसर से रिलेटेड है, फिर से कैंसर पेशेंट से, तो मैं थोड़ा केयरफुली पढ़ना चाहूंगा। क्या कमजोर इम्यूनिटी वाले 55 वर्ष की महिला जो कि ल्यूकीमिया कैंसर पेशेंट हैं, वो वैक्सीन लेना सेफ रहेगा क्या उनके लिए? पेशेंट हमेशा थकान और कमजोरी की शिकायत करती हैं और वो बीमार भी जल्दी हो जाती हैं, तो कृपया सही मार्गदर्शन करें। जी, देखिए अभी हमने वैसे ये अभी लिया था शॉर्ट में, बट और इनको बताना चाहूंगी मैं। योगेश जी आपने बताया ना, जी, तो योगेश जी देखिए ऐसा है कि क्योंकि आपकी जो मदर हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है,
और हमारी जो ये वैक्सीन होती है, अगर इम्यून सिस्टम आपका काम ही नहीं कर रहा तो वो उतना अच्छे से रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी आपकी बॉडी में, कि आपका उतना इम्यून सिस्टम अगर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है तो इस वक्त मैं आपको यही सलाह दूंगी कि पहले आप उनका कैंसर का थोड़ा ट्रीटमेंट कराइए और अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को भी बताइए, उनसे एक बार बात करिए कि किस तरह की कीमोथेरेपी उनकी चल रही है और उसके बेसिस पे क्या वो ये टॉलरेट कर पाएंगी या इसका कोई उन्हें फायदा होगा। वो जब एक बार उनको क्लियरेंस देंगे तभी आप वैक्सीन कराने जाएं। जी योगेश जी, उम्मीद करता हूँ आपको अपने सवाल का डिटेल जवाब मिल गया होगा। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाजिमा इमरान जी का। वो पूछ रही हैं, क्या वैक्सीन से उनकी पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है? जी, वैसे ये सवाल बहुत अच्छा है। पीरियड साइकिल बहुत चीजों से डिस्टर्ब हो जाती है। वैक्सीन एक आउटसाइड आपको एक एंटीजन मिल रहा है या वायरस मिल रहा है, अलग अलग वैक्सीन में अलग चीज होती है, तो यस आपकी इम्यूनोलॉजी पे फर्क पड़ता है। और पीरियड साइकिल डिस्टर्ब, देखिए पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होने का खाली वैक्सीन रीजन नहीं होगा, जो और एसोसिएटेड आपको अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी होता है या एंजाइटी भी होती है वैक्सीन से रिलेटेड, तो भी आपकी पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसको थोड़ा ध्यान में रखें आप। अगर ऐसा कुछ आप प्लान बना रहे हैं घूमने वगैरह का या कुछ भी और जिससे आपको उसमें बाधा लगेगी, तो थोड़ा सा आप इस प्रिडिक्शन इसको थोड़ा सा लेके चले कि हाँ हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। जी नाजिमा जी का एक और सवाल है। वो कह रही है कि अगर किसी को कोविड हो चुका है तो कितने टाइम बाद वैक्सीन लेनी चाहिए? देखिए, कोविड हो चुका है तो अभी जो गाइडलाइंस हैं हमारी नेशनल, उसमें 84 डेज का लिमिट है। लेकिन ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये अब जो नए नए ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें पता लग रहा है कि हमारे अंदर जब हमें कोविड हो चुका है तो 6 महीने तक भी हमारी इम्यूनिटी अच्छी रह सकती है, तो आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं हो सकती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको वैक्सीन 84 डेज बाद ही लगानी पड़े, लेकिन अभी तक जो गाइडलाइंस है उसमें 84 डेज का है, तो आपका जब आप बिल्कुल ठीक हो जाए उसके 84 डेज के बाद आप लगवा सकते हैं। और वैसे अगर आप पूछें तो 8 वीक से 6 मंथ्स तक आपको इम्यूनिटी मिलेगी कोविड से, अगर आपका कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो। जी तो इस पे स्टडीज हैं कि इम्यूनिटी कितना टाइम लास्ट करती है, और ये जी तो ऐसा इसमें कोई वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है कि किसी को 20 दिन, किसी को 200 दिन, अप्रोक्सीमेटली 80 से 90 दिन का ही रहता है? जी एक्चुअली अब लेटेस्ट में वही है, वेरिएशन बढ़ रहा है। इनफैक्ट काफी स्टडीज में 6 महीने तक इम्यूनिटी रही है। तो अभी ये गाइडलाइंस में आया नहीं है, बट ये पॉसिबल है कि अब आगे आने वाले समय में 6 मंथ्स के बाद आपको शायद रेकमेंड किया जाएगा। शायद अभी आया नहीं है लेकिन ये गाइडलाइन में ये, बट डब्ल्यूएचओ वगैरह की अगर आप वेबसाइट्स पे देखेंगे आप जो भी, तो उनमें स्टडीज हैं, स्टडीज का जिक्र है 6 महीने तक रह सकती है इम्यूनिटी। जी सो नेक्स्ट सवाल है पंकज जी का। वो पूछ रहे हैं कि मुझे ब्रोंकाइटिस है, ट्रीटमेंट चल रही है, तो क्या जी मेरे लिए वैक्सीन ठीक है? जी पंकज जी, देखिए अगर आपकी ब्रोंकाइटिस कंट्रोल्ड है और ब्रोंकाइटिस आपकी जिसमें आपको ब्रेथलेसनेस नहीं होती, आपकी ऑक्सीजन और अदर सिम्टम्स कंट्रोल्ड हैं, तो आपको वैक्सीन लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जाके ले सकते हैं एज लॉन्ग एज, और बाकी आपकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो। जी सो एक और पल्मोनरी कंडीशन के लिए हम अस्थमा की पहले बात कर चुके हैं, बट सिद्धार्थ जी ने शायद देर से ज्वाइन किया। वो पूछ रहे हैं कि मैम, क्या एस्मा में वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने मेंशन किया, अस्थमा अगर आपका कंट्रोल्ड है तो आप जाके लगवा सकते हैं एज लॉन्ग एज आपको वैक्सीन के इंग्रेडिएंट से कोई एलर्जी नहीं है। देखिए कभी कभी अस्थमा एलर्जिक भी होता है, तो वो नहीं है। एज लॉन्ग एज वो एलर्जिक अस्थमा आपका इन किसी इंग्रेडिएंट्स की वजह से नहीं है, तो आप लगवा सकते हैं आराम से। ठीक है। और इंदू जी पूछ रही हैं कि मेरे भाई के लिवर में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बताइए लिवर में क्या है, तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? जी हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि लिवर में क्या प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा सा ठीक रहता, बट वैसे ये जो वैक्सीन है इसके जो ट्रायल्स जैसा मैंने पहले मेंशन किया, ये काफी लोगों में हो चुके हैं और उसमें हमने बहुत सी कंडीशंस पे ट्रायल्स ये सारे हो चुके हैं कि ये वैक्सीन सेफ है। लेकिन लिवर क्योंकि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारा सारा मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो डिपेंड करता है कि इनके लिवर में क्या प्रॉब्लम है।
और ऐसा कोई भी शक मैं ये नहीं कहूंगी आप सीधा वैक्सीन लगवाइए, पहले एक बार अपने जीपी या अपने जो आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनसे जाके आप मिलिए, जो आपके हेपेटोलॉजिस्ट हैं जो आपके ध्यान रख रहे हैं उनसे मिलिए, उनसे क्लियरेंस लीजिए, फिर ही आप वैक्सीन लगवाइए। जी ठीक है। सो एक सवाल जो, अच्छा चलिए ले लेते हैं। मुकेश कुमार जी पूछ रहे हैं, अगर किसी को लंबर लॉर्डोसिस है तो क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं? जी बिल्कुल लगवा सकते हैं। लंबर लॉर्डोसिस कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, एज लॉन्ग एज बाकी चीजें आपकी सब ठीक हैं और बाकी आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से जाके लगवा सकते हैं। ठीक है। सो मैम हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो क्या ऐसा कुछ हम एक ओवरऑल गाइडेंस दे सकते हैं अपने ऑडियंस को कि किसके लिए वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और किन केसेस में उन्हें अपने डॉक्टर से पहले चेक करना चाहिए? जी जी बिल्कुल। देखिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस की जहां तक बात करी जाती है तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं जिस केसेस में हमें बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लगवानी है, और वो जैसा मैंने पहले मेंशन किया, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी पुरानी आपकी हिस्ट्री है जिसमें आपको एलर्जिक रिएक्शंस हुए हैं किसी भी वैक्सीन से, तो आप पता करें कि वो किस वजह से हुए थे, या अगर आपको, तो आप बिल्कुल भी ना जाएं, अगर प्रिकॉशन लेना ना लीजिए अभी। जो करंट वैक्सीन हैं उनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आप पता कर सकते हैं जब भी आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं। अगर उन इंग्रेडिएंट्स में से किसी एक इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी हुई है कभी, तो आप वैक्सीन ना लें। ये तो आपके हो गए एब्सोल्यूट जो आपको बिल्कुल नहीं ही लेनी है। उसके अलावा हमारे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, किसी भी वजह से अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है, जैसे हमारे एचआईवी पेशेंट्स होते हैं, और भी केसेस जैसे अभी हमने मेंशन किए, कुछ कैंसर पेशेंट्स होते हैं, कुछ और इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। उन केसेस में आपको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, एक बार अपनी क्लियरेंस लेना चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग है, ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, इनमें भी आपको कोशिश करनी चाहिए ना लें, लेकिन अगर बहुत जरूरी हो रहा है, जैसे कि कुछ केसेस में जरूरी हो जाता है, तो वो मैंने आपको पहले बोला कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए और फिर ही आप वैक्सीन लीजिए। उसके अलावा जो हमारे कोविड पेशेंट्स हैं, जो अगर इनको करंट इन्फेक्शन अभी हो रखा है, वो वैक्सीन ना लें जब तक कि उनको कम से कम 4 से 8 हफ्ते रिकवरी नहीं हो चुकी है, तब तक ना लें। और उसके बाद ही आप प्लान करें वैक्सीन का। और हमने अभी पहले ही बता दिया है कि करंटली जो वो चल रहा है 84 डेज का, वो चल रहा है कि आप 84 डेज जब आपको हो जाए मिनिमम ठीक हुए, तब आप लगवाइए। अदरवाइज मिनिमम आपको रखना भी है तो 4 to 8 वीक्स तो मिनिमम आप रखिए रिकवरी तक। कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन है तो आप जब तक रिकवर नहीं हो जाते तब तक आप वैक्सीन ना लीजिए। उसके अलावा कोई भी एक्यूट ऑपरेशन हुए हैं या कोई भी आपके कार्डियक ऑपरेशन, एंजियोप्लास्टी, उन केसेस में भी आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लिए बगैर वैक्सीन ना लगवाएं। जी ठीक है। सो डॉक्टर तुलसी, मैं आपसे और सवाल पूछना चाहता था नॉन वैक्सीन रिलेटेड कोविड के, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, सब पूछे जा रहे हैं। सो मैं 2 मिनट बाकी है हमारे पास, मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 सवाल और ले सकूँ। खुशी पूछ रही हैं, क्या थायराइड में वैक्सीन लगवा सकते हैं? सो आई थिंक वो हाइपोथायराइडिज्म से उनका मतलब होगा। जी जी बिल्कुल। थायराइड अगर आपका कंट्रोल्ड है, हाइपोथायराइड है, कंट्रोल्ड है, आपकी मेडिकेशंस आप रेगुलर ले रहे हैं, बंद नहीं की है, तो आप लगवा सकते हैं वैक्सीन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जी एडगुल गाजी जी पूछ रहे हैं, अगर लिवर में इन्फ्लेमेशन है तो क्या लगवा सकते हैं? अगेन हम लिवर को वैसे हमने कवर किया था, थोड़ा सा ट्रिकी बिजनेस होता है लिवर इन्फेक्शन का। अगर ये हेपेटाइटिस की ओर संकेत कर रहे हैं या कोई और इन्फेक्शन, डिपेंड करता है, बट आप जरूर अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट करके ही वैक्सीन लगवाने जाएं। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन मैम, जी स्वाति पूछ रही हैं, मैम मेरी मम्मी को डायबिटीज है, खाने के बाद उनका 140 रहता है, सुबह में 120 रहता है, क्या वो वैक्सीन लगवा सकती है? सो उन्होंने अपना एक्चुअली टेस्ट का रिजल्ट दिया है। जी जी बिल्कुल। इनकी रीडिंग्स काफी अच्छी है, फास्टिंग थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इनका, फास्टिंग शुगर, बट ओवरऑल अगर आप मीन शुगर देखें तो बुरा नहीं है इनका, लगवा सकते हैं वैक्सीन। लेकिन ये एक शुगर से नहीं होता है, एक शुगर रीडिंग से नहीं होता है, तो ये आप HbA1c करके एक होता है 3 मंथली रीडिंग, आप वो भी करवाइए एक, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए
आपको लगवानी है, और ये वरना आप कम से कम 1 हफ्ते तक तो आप रेगुलर मॉनिटर करके आप लगवाइए। जी, चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, इतने सारे सवाल, आई थिंक आज तक हमने 30 मिनट्स में इतने सारे सवाल कभी नहीं लिए, थैंक यू सो मच। चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अपने अपने कंडीशंस, अपने फैमिली मेंबर्स की कंडीशंस के अकॉर्डिंग जानकारी मिल गई होगी। जनरली स्पीकिंग वैक्सीन जरूर लगवाइए, कोविड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है खुद का, ना केवल अपने को बचाने का, बट अपने आसपास सब लोगों को सुरक्षित रखने का। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे डॉक्टर से एडवाइस देना पहले बेहतर रहता है, जिनके बारे में डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने आपको बताया। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं, और एक बार आपको फिर से याद दिलाते हैं कि अंतारा एक सीनियर्स के लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रेजिडेंसेस से लेके होम केयर तक सारी सुविधाएं दी जाती हैं, और माय उपचार एक डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है जो जहाँ पे आपको टेली कंसल्टेशन से लेके हेल्थ इंश्योरेंस तक सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो अंतारा और माय उपचार की सर्विसेज जरूर। थैंक यू वेरी मच।